सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सभी का सखी सहेली के मंच पर, सखियों का, सखाओं का, है ना पूनम? हाँ। और तुम्हारा तो है ही। तो देखो आज के जो विषय है तो भाई गर्मियों में चेहरे की चमक, सौंदर्य के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि कैसे चेहरे को चमकाया जा सकता है। गर्मियों में खासकर कहना चाहिए कि जो सूरज की किरणें होती है वो झुलसा देती है चेहरे को ना, तो उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। किस पर बात करेंगे? और होगी बातें बच्चों पर हम उम्र साथियों का दबाव जी ना, खासकर जो टीनेजर बच्चे होते हैं, जो 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, खासकर देखा जाता है कि जब वो स्कूल जाते हैं तो जो उनके सहपाठी होते हैं कई बार वो उनके अनुरूप करना चाहते हैं अपनी परिस्थितियों को ना देखते हुए। तो बहुत सी बातें हैं, हम ये भी चाहेंगे कि श्रोता भी अपनी बातें हमसे साझा करें। बिल्कुल। और सखी विशेष में हम बात करेंगे अवनीत कौर सिद्धू की, जो शूटर हैं उनके बारे में बात करेंगे। और चूंकि सोमवार है तो भाई तो विशेष दिन है और सभी को इंतजार भी है कथा सुधा का। तो आज कथा सुधा के अंतर्गत अशिक्षित का हृदय, इस कहानी का भाग 1 हम लोग सुनेंगे और सुनवाएंगे भी श्रोताओं को। बिल्कुल, क्योंकि भाई कहानी सुनने में तो बहुत मजा आता है ना। तो जो हमारी जो पूनम सखी विशेष है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अवनीत कौर सिद्धू ओलंपिक बीजिंग खेलों में अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पंजाब की महिला वर्ग में पहली निशानेबाज हैं और करीब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की प्रतियोगिताओं में 100 से अधिक पदक आपने अर्जित किए हैं। अवनीत कौर सिद्धू का जन्म 30 अक्टूबर सन 1981 को पंजाब में हुआ और उनके पिता का नाम था अमृतपाल सिंह सिद्धू। बठिंडा के स्कूल से शिक्षा प्राप्त करी उन्होंने। साल 2001 में अपने कैरियर की शुरुआत कर एक शूटर के तौर पर उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी और इसके साथ ही बादल के दशमेश गर्ल्स कॉलेज में कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की पढ़ाई भी की, यानी कि पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही। और उनका जो शौक था निशानेबाजी का और शिक्षा का साथ साथ चलता रहा। बिल्कुल। और अवनीत ने साल 2005 में अंग्रेजी साहित्य में एमए भी पूरा कर लिया। आपने एयर इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भी काम किया और कॉमनवेल्थ व एशियाई खेलों में खूब प्रशंसा प्राप्त करी। पंजाब की पहली महिला शूटर बनी और साल 2008 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित की गई। क्या बात है। और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल इवेंट में भी कुशल हैं। ये जब वे 6 साल की उम्र में की थी तभी से इस ओर उनका अभ्यास वो कर रही हैं और सफलता प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर भी हासिल कर चुकी हैं। और 2006 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक भी इन्होंने जीता है। बिल्कुल। और अवनीत कौर ने सन 2008 में बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में प्रतिस्पर्धा में आपने भाग लिया। और इसके अलावा 2006 में क्रोएशिया में आयोजित 49वीं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए ओलंपिक कोटा जीतने वाली बनी। चीन में कोटा प्लेस की घोषणा करने वाली देश की शूटिंग खिलाड़ी ये बन गई। बिल्कुल। और अवनीत कौर जो है उन्होंने कई पुरस्कार और कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनमें से हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 में मेलबर्न में गोल्ड मेडल जीता और सिल्वर मेडल भी उन्होंने जीता। साथ ही एशियाई खेल दोहा 2006 में कांस्य पदक जीता। 11वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कुवैत 2007 में कांस्य पदक जीता। जी। और उसके साथ साथ पूनम 33वें राष्ट्रीय खेल गुवाहाटी 2007 में 2 रजत पदक भी आपने प्राप्त किया और अहमदाबाद में 51वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला। और 2013 की बात करें तो उस समय भी महाराणा रणजीत सिंह पुरस्कार आपने प्राप्त किया और ऑस्ट्रेलिया कप 2008 में और सिडनी में स्वर्ण पदक। और 2010 साक्षात्कार नीदरलैंड में व्यक्तिगत रजत और टीम ने स्वर्ण पदक भी आपको
मिला। वाह, क्या बात है। इनकी उपलब्धियों की तो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है मंजरी। और इन्होंने आगे 2011 में टीम गोल्ड मेडल नेशनल चैंपियनशिप जीता। 2012 से 13, 15 और 2016 ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया। 2017 विश्व जो पुलिस गेम्स, अच्छा, लॉस एंजल्स यूएसए में एक स्वर्ण पदक और एक रजत और 2 कांस्य पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 में मेलबर्न गोल्ड मेडल टीम को मिला। और भी उनकी उपलब्धियों के चलते पंजाब सरकार ने उन्हें डीएसपी पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक के पद में से सम्मानित किया। और आपने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान राजपाल सिंह के साथ विवाह किया। आपका एक बेटा भी है। और पूनम, ऐसी ही भारत की होनहार प्रतिभा संपन्न बेटी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि भाई वो तरक्की की ओर अग्रसर होती रहे। मस्त पवन डोले रे डोले
वाकई पवन तो बहुत अच्छा डोल रहा है। बरसात शुरू होने वाली है, कहीं कहीं पे छींटे शुरू हो गए हैं, कहीं कहीं पे बारिश शुरू भी हो सब चुकी है। तरह का मौसम है सब जगह, और बहुत लोग बारिश गर्मी से बहुत परेशान है। ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश कहीं कहीं सब जगह सब तरीके की दिक्कतें हैं। बारिश से दिक्कत है, कहीं पानी ज्यादा भर गया उससे दिक्कत है, कहीं गर्मी से दिक्कत है ना। बिल्कुल। लेकिन जब एक उम्र होती है ना बच्चों की, जब वो बढ़ने लगते हैं, उम्र आ जाती है, तो उनके साथ दोस्तों का एक ग्रुप बन जाता है, तो उस समय बच्चों पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है ना। तो कहना चाहिए बच्चों पर हम उम्र साथियों का दबाव असर होता है। और बच्चे जब टीन एज की उम्र में आते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उस समय उनके आसपास दोस्त और सखियां कहते हैं ज्यादातर होते हैं, और ज्यादा समय उन्हीं के साथ गुजरता भी है ना पूनम। और अपनों से दूरियां भी बढ़ जाती, और कभी परिवार में माता पिता की इतनी ज्यादा टोका टोकी होती, कहना चाहिए कि बच्चे खुलकर अपने मन की बात भी नहीं कर पाते। सब जगह ऐसा नहीं कहते कि टोका टोकी होती है, कई कई जगहों पर तो अपने मन की बात नहीं कह पाते, और अक्सर क्या होता है कि बच्चे वो बातें छुपा ले जाते हैं जो वो अपने माता पिता से कह सकते हैं, और इसके कारण उनमें आत्मविश्वास की जो कमी भी आ जाती है, और वे दिन रात अपने दोस्तों से किसी भी कार्य या बात की राय लेना शुरू कर देते हैं। उन्हीं दोस्तों से ही सलाह मशविरा करते हैं, और एक तरह से उम्र का जो दबाव है उनकी निजी बातों, व्यवहारों और बाहरी मसलों पर पड़ने लग जाता है। यानी माता पिता से वो डर जाते हैं कि कहीं डांट ना पड़ जाए, तो छोटी छोटी बातें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए तो कहते हैं ना मंजरी, जो ये उम्र होती है ना, उसमें माता पिता को बच्चों का जो है वो दोस्त बन जाना चाहिए ना, ताकि वो अपनी बातें उनसे साझा कर सकें। और ये वो दौर होता है जब परिवार वाले क्या होते हैं, दूर तो होते चले जाते हैं, दोस्त उनके मुख्य आकर्षण बन जाते हैं। मतलब वो उन्हीं को ही फॉलो करने लग जाते हैं, उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। लड़के हो या लड़कियां यही चाहते हैं कि उनको मित्रों के बीच पसंद किया जाए, इसलिए वे अपने दोस्तों के कहे मुताबिक ज़्यादा चलने लग जाते हैं, और अक्सर वे दोस्तों के ग्रुप में जुड़ने के लिए बेताब रहते हैं। फिर कहीं अगर पार्टी में जाना हो या पिकनिक का प्लान हो, वो जाना ही चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वे ग्रुप में नहीं रहेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे, दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। ऐसे में जो उनके मन पर जो दबाव पड़ता है ना, उससे कई बार वे सही निर्णय भी नहीं ले पाते। बिल्कुल। तो भाई बात तो है ये कि निर्णय में जी हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ में वैसे अब इंजॉय करना चाहते हैं ना। तो जब उसी तरह से एक बात जब होती है कि जब वही हार्मोनल बदलाव के कारण भी उनके संगी साथियों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और कई बार समझदारी का दामन भी छूट जाता है ऐसे में, और एक दूसरे के आते हैं, पहनावा है या महंगे महंगे जो शौक होते हैं ना पूनम, उसको अपनाने की बच्चों में होड़ लग जाती है, और इसके कारण जब उनको वो चीजें नहीं मिल पाती हैं तो उनके अंदर हीन भावना भी हो जाती है, और जब उनके पास ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, नहीं खरीद पाते हैं, तो भाई वो अपने माता पिता के साथ उनको कहते हैं कि उन चीज़ों को खरीदने के लिए कहते हैं, तो कभी कभी माता पिता की उनको डांट भी पड़ जाती है कि ये महंगा है, नहीं खरीदेंगे। तो इसका भी असर बच्चों के मन पर पड़ता है, यानी बच्चों के खर्चे जो होते हैं ना दूसरे बच्चों को देखकर बढ़ते जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इस उम्र में खासकर जब उनके आसपास जो मित्र होते हैं, उनके पीछे ही या उनको देखकर वो अपनी जो इच्छाएं हैं या जो अपने पहनावा है वो चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। बिल्कुल ना। और इसी उम्र में पेरेंट्स को भी मतलब खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, या ध्यान देने की जरूरत है, कह सकते हैं कि वे अपने बच्चों को समझें कि प्रतिस्पर्धा इन चीजों की ना करें ना, खासकर वस्तुओं की। उस पढ़ाई से प्रतिस्पर्धा ना करें जो भविष्य में वो अक्सर दिखाई देती है, जैसे कि तुम्हें जिसकी जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि उनको ये सिखाएं कि भाई वो आपस में कर लेंगे, कर लेंगे, या आपस में वो ना करें कि आप देखा सीखी ना करें। बिल्कुल। और ये अभी जो कहना चाहिए कि वो उनके जो तौर तरीके अपनाने की जो चाहत होती है ना, ये क्षणिक दिखावा होती है। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये भी सबक आप अपने बच्चों को दीजिए, और जब शुरू से ही बच्चों को ऐसी बातें आप डालेंगे तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी और ना ही झिझक महसूस होगी। बिल्कुल। और इसके साथ ये भी देखना है कि टीनेजर जो बच्चा है वो अकेलापन तो नहीं महसूस कर रहा है, उदास तो नहीं है, कहीं उसकी आंखें भर आई हुई, ये भी देखिए आप उसके
उसके जो चेहरा है वो कहीं डूबा डूबा सा, उदास सा, निराश ना दिख रहा हो, और स्कूल जाने से वो जी चुराने लगे और अपने शौक को भी ना करे, यानी कि हंसता खिलखिलाता आपका बच्चा अचानक से बदलने लग जाए, तो उसका भी हमको, माता पिता को, सभी को ध्यान रखना चाहिए। और रातों को जागना या खाने पीने में अरुचि का हो जाना, कुछ गतिविधियों में आपको बदलाव लगे अगर, तो आप उसको तुरंत उससे समझिए, उससे बात करिए, उसके मन के विचार को जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। ऐसा आपको अगर उसके अंदर फील हो रहा है तो आप उसको समझें, बिल्कुल, है ना। और मंजरी क्या है ना कि किशोरावस्था जो होती है ना, बहुत ही नाजुक मोड़ होता है ना। वो बच्चे रह जाते हैं, ना ही वो बहुत समझदारी या यंग इसमें आते हैं। तो ये जो एज होती है ना, ये जो उम्र होती है ना, बहुत भटकाव भरी होती है। इसमें माता पिता का अगर साथ नहीं रहेगा तो बच्चे भटक सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उनकी मन की बात जानने की कोशिश करें और एक अच्छा दोस्त बन जाएं, बनकर रहें, जिससे वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर करें। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जो शेयर की बात हम कर रहे हैं ना, कि अपनी बातें अचानक से वो शेयर नहीं करेंगे, मतलब आप टीनेज में ही सोचेंगे, आप दोस्त बनेंगे तो ही आपकी बात शेयर करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, आप इसकी बचपन से ही शुरुआत कर दें। बचपन से ये शुरुआत करेंगे कि अगर वो स्कूल से आते हैं तो वो सारी बातें आपको बताएं, तो क्या होगा, ये उनकी आदत में शामिल हो जाएगा। तब आपसे कुछ छुपाएंगे भी नहीं, तो वो शुरू से जो उनकी आदत बनी रहेगी, वो किशोरावस्था में भी आपसे पूरी बातें आपको बताएंगे और उस समय आप उन्हें अच्छी तरह उन्हें संभाल पाएंगे। हम ये और देखो पूनम, एक संदेश आया है कि मतलब संदेश तो हमारे बहुत सारे, तभी हम सबको पढ़ेंगे। बच्चों पर हम उम्र साथियों का कोई फालतू दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई में एक तंदुरुस्त हरीफाई होनी चाहिए, जिसके कारण पढ़ाई में उनका दिल लगा रहेगा, साथ में उनका पढ़ाई का स्तर और भी बना रहेगा, है ना। तो इस तरह के संदेश हमें मिल रहे हैं। और एक संदेश और आया है कि लिखते हैं कि बच्चों पर हम उम्र साथियों का दबाव, बच्चों को माता पिता जितने का जज्बा सिखाए सही है, पर कभी कभी हार को बचाने का हुनर भी सिखाएं। पंचतंत्र की बढ़िया या फिर छोटी छोटी बोध कथाएं कहने से उन पर दबाव नहीं रहेगा। हेल्दी कॉम्पिटिशन का ज्ञान जरूर बांटना चाहिए। सबके दिमाग और सोच अलग हो सकते हैं, ये बात अभिभावकों को बच्चों को समझानी है ना। तो क्या बात बोली है इन्होंने। और चलो एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बहुत सी बातें हैं हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं, वो सुनेंगे। और गाओ ना दीदी। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी दिन रात पढ़ूंगा, पहला नंबर पास करूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। हिंदुस्तान की शान बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
बचेगा कैसे हमको बता। तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से, मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। करे योग, रहे निरोग। योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम। डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से योग के बारे में जानकारी। 21 जून दोपहर 2:30 पर। तो हम लोग देखो कितनी सारी बातें कर रहे थे, कमेंट्स पढ़ रहे थे बच्चों के लिए। तो देखो पूनम, संदेश है कि बच्चे अपने हम उम्र के साथ ही एक जुड़ाव महसूस करते हैं जिनके साथ खुलकर बात और मस्ती कर सकते हैं। बच्चों के विकास में हम उम्र दोस्तों का होना सकारात्मक भूमिका निभाता है। एक दूसरे के साथ बात करते या खेलते समय वे अपने विचारों को साझा करते हैं और नए विचार बनाते हैं। साथियों के साथ बच्चे संवाद करना सीखते हैं और जितना अधिक वे संवाद करेंगे उतने अधिक दृष्टिकोण का सामना करेंगे और फिर वे अपनी रुचियों को समायोजित कर सकते हैं। साथियों के आसपास होने से बच्चों में भावनाओं को प्रज्वलित करने में भी मदद मिलती है। बच्चा खुशी, क्रोध, दर्द और बंधन जैसी भावनाओं का अनुभव करता है जो एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि लड़ना भी एक हद तक सीखने का अनुभव है, क्योंकि ये एक बच्चे को सिखाता है कि वे कैसे स्थितियों से निपट सकते हैं और विभिन्न प्रकार की स्थितियों का प्रबंधन कर सकते हैं। शारीरिक विकास के लिए भी मित्रों का होना आवश्यक है। दौड़ने, भागने, खेलने और प्रतिस्पर्धा करने से स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। ये बात बिल्कुल इन्होंने सही है कि ये है कि दोस्तों के साथ रहते हैं तो बहुत सारी हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो कहना चाहिए ना मंजरी की बहुत सारी चीजें हम पे भी हैं कि आप क्या सीखते हैं जी, दूसरे से क्या लेना चाहते हैं, तो ये है। और ऐसे ही एक श्रोता है, उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों पर हम उम्र के लोगों के दबाव, तो कहना चाहते हैं कि दबाव भले ही हमारे बच्चों पर है पर एक निश्चित सीमा हो। जितने दबाव की जरूरत हो उतना ही होना चाहिए। ज्यादा दबाव बच्चों पर भूल कर भी नहीं देना चाहिए, इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। कुंठा, अवसाद, चिंता जैसी परेशानियां पैदा हो जाती है। इस तरह का डर मन पर बोझ सा लगता है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि बच्चों में हम उम्र साथियों का दबाव बालक के प्रकृति और स्वभाव पर निर्भर है। कोई चंचल वातज प्रकृति का बालक है तो कोई उसकी कफज प्रकृति के शांत बालक से नहीं पढ़ सकती। ऐसे में अभिभावक को बालक के प्रकृति और स्वभाव के अनुसार ही दोस्तों के साथ रहने का अवसर देना। है ना। खासकर जब स्कूल में आप जाते हैं या आस पड़ोस के बच्चे हैं तो बच्चों का जो तालमेल बैठाना एक एज के बाद या एक उम्र के बाद हम वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ना, तो ये उनका ही सोच या उनकी जो बोलते हैं ना कि एक उनका दृष्टिकोण है, मिलती है। लेकिन पूनम इतना तो हम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को पहले से ही समझाते रहें तो बच्चे जब अपने आप, क्योंकि बाहर तो उनको खुद ही निर्णय लेना है, दोस्ती खुद ही करनी है, तो जब हम घर से उन्हें समझा के रखेंगे तो वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से उनकी दोस्ती वगैरह उसके बनेंगे उस हिसाब से, है ना। और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, मोबाइल पर उनका समय जो है ज्यादा बीतता है। परिवार या रिश्तेदारों के आने पर उनका हट जाना, इस तरह की चीजें होती हैं। दूसरे कमरे में चले जाना, इन सब के मूल्यों और उनके फायदे नुकसान के बारे में उन्हें बताएं ना कि दोस्तों से मिलना चाहिए, रिश्तेदारों से मिले और बच्चों के दोस्तों को घर बुलाएं, उनके साथ बोले कि आप घर पे आके पार्टी करें, जिससे उनके बारे में अधिक से अधिक जाना जा सके कि उनका जो कहना चाहिए जो ग्रुप है वो कैसा है। पारिवारिक रिश्तों को बनाएं, आपके बच्चे भी खुश होंगे। और कभी जैसे उत्सव होते हैं घर पे, तीज त्योहार है ना, तो इस तरह के उसमें भी उनके बच्चों को बुलाएं। कभी उनके संग पिकनिक का प्रोग्राम बना लें और अच्छे बुरे की जो पहचान है ना उन्हें समय समय पे हमेशा कराते रहें। बिल्कुल। जब ऐसा तुम बता रही हो, ऐसे तरह उत्सव करें या पिकनिक पर ले जाएं, तो उससे क्या होता है, एक रिलेशन माता पिता का भी बनता है। आप भी उनके पेरेंट्स से मिलेंगे तो एक जो फैमिली बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है पारिवारिक, तो वो बहुत सही रहता है। और मतलब आधुनिक तो बने लेकिन अपने जो पारिवारिक मूल्य होते हैं उनको संभाल कर रखना बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम रखें फिर बच्चे करेंगे, है ना।
बिल्कुल। तो ये तो हो गई बच्चों की बात, और रही बड़ों की बात, उसके लिए क्या? उसके लिए गीत सुन लेते हैं। सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। तो पूनम देखो, एक संदेश हम पढ़ लेते हैं, फिर जिसका इंतजार है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक संदेश है कि मित्रों का प्रभाव तो बच्चों पर कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है, जिसमें अमीर घराने के बच्चों और एक आम परिवार के बच्चों पर कुछ ज्यादा ही पड़ता है। कपड़ों से लेकर खाने पीने, स्टेशनरी आदि की वस्तुएं आती हैं, जिससे बहुत माता पिता को कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। वाकई बहुत सही बात लिखी है आपने। लेकिन हमारे सखियों और श्रोताओं को भाई आज इंतजार है कथा, बिल्कुल कथा सुधा का। तो आज सुनेंगे अशिक्षित हृदय का पहला भाग। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी।
कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कथा सुधा। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा। फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है। 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे। अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपए मैं दे ही दूंगा। यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं। मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया न जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे? अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा। अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे? अब एक सप्ताह में दे दूंगा। अच्छा, स्वीकार है। 1 सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे। अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं। बस इतनी प्रार्थना है आपसे। खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे। तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ, मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है। वो संसार में अकेला है। गांव में 2-1 दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं। उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है। दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। 1 वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए। ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है। मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है। इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे।
ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदाई प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने। यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है। इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है। हां, काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है। उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा, चाचा, किससे बात करते हो? यहां तो कोई है भी नहीं। क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं। तुझे तो बेटा मालूम ही है कि पर साल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो, नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा, मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं। वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते। मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या? बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं। चाचा, जाने भी दो। पर बेटा, समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं, पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं। जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा, 100 बात की एक बात तो यह है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं। यह भी एक लड़ाई ही है। अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने, मेरे पास होता तो मैं दे देता। नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा लें और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं। चाचा, जाने भी दो। इन बातों में क्या रखा है? पेड़ कटवाने को कहते हैं, काट लेने देना। इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है? पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं। अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा, ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है। ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है।
मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निमोलियां खाई हैं। इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो, तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है? दूसरे, मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती। चाचा, बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता। बेटा, ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं, क्या करूं बेटा तेजा? सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था। खाता था, ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा। बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था। चाचा, बापू से ये हाल कहा है? सबसे कह चुका बेटा। तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है। वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और 2-2, 3-3 दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है। कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है? 25 रुपए देने पड़ेंगे। 25 रुपए तो बहुत है चाचा। पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं। होते तो थोड़े थे। 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता। अरे बेटा, भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर, देखा जाएगा। पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा। अशिक्षित कार हृदय। अभी आप सुन रहे थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह, जी श्याम, तेजा सिंह, सोहिल पात्रीकर। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। तो पूनम, सभी ने अभी सुना, हम सब ने सुना कथा सुधा का ये पहला भाग। बिल्कुल। तो भाई दूसरे भाग का भी बड़ा इंतजार रहेगा। इंतजार तो है बिल्कुल है। और मंजरी, ऐसा भी है ना कि इस तरह की जब हम कहानियां सुनते हैं तो मन में एक अलग ही भावना पैदा होती है ना। बिल्कुल, कहानी से जुड़ जाते हैं, है ना। बिल्कुल, और चेहरा भी खिल जाता है। बिल्कुल खिल जाता है। तुम्हारा चेहरा खिल गया है। अच्छा, तुम्हारा नहीं खिला क्या? हम सभी साथियों का, श्रोताओं का भी देखो खिल गया होगा। बिल्कुल। तो एक गीत सुना देते हैं, फिर मिलते हैं, है ना? अच्छा, ठीक है।
चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से, ला 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 ला। पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से, लगे कदमों से, लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है, ला 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 ला। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही, लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है, ला 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 ला। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तेरे जलवों की, तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें। बात तो सही है कि चेहरे की अगर चमक ऐसी हो तो नजारा जो होता है आसपास का देखा नहीं जाता। नजर नहीं हटती है, नजर नहीं हटती। तो वही संदेश पर नजर डालना, लेकिन है ना पूरा। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि चेहरे की बात कही है, उनकी इतनी ज्यादा गर्मी है कि पसीना पोंछ पोंछ कर ही चेहरा चमक जाता है। क्या बात है, वाकई बात तो बिल्कुल सही है कि जब ज्यादा पसीना आता है तो चेहरे पे चमक आ ही जाती है। तो बड़ा मजेदार सा कमेंट है। और इसके साथ एक और लिखते हैं भाई कि सभी ऋतुओं में चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए सात्विक खान पान, शास्त्रोक्त आहार विहार, योग, प्राणायाम, व्यायाम आदि करने चाहिए, तो शरीर के अंदर से
चेहरे पर ओज आता है, बाहरी प्रयोग, मेकअप, फेशियल आदि से बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखी है कि खान-पान जो है, खान-पान का तो असर देखो अच्छा, चेहरे पे दिखता ही है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम सखियां हैं, महिला हैं, पुरुष भी आजकल तो सभी आ गए हैं, तो सभी चेहरे के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो खासकर जैसे घरेलू उपाय है वो कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो भाई देखो, चेहरे पर जैसे मुहासों और दाग धब्बों की परेशानी से अक्सर ये क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, और इस मौसम में खासकर पसीना भी खूब आता है, और धूप में त्वचा जो होती है ना वो जलने लग जाती है, झुलस जाती है जब बाहर निकलते हैं। तो कुछ नुस्खे अपनाए जा सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाव भी भाई बहुत ज़रूरी हो जाता है इस मौसम में, क्योंकि इससे निखार कम हो जाता है। इसके लिए क्या करना है आपको, हल्दी जो सबको पता है मौजूद है घर में, और वो एक एंटीसेप्टिक है और त्वचा की टैनिंग को भी ये ठीक करती है। तो इसको आप नींबू के रस के साथ आप मिला करके, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके चेहरे को लगा सकते हैं, धो सकते हैं, फिर चेहरा चमक जाएगा। वैसे भी कहते हैं ना, शादी से पहले लड़कियों को ये जो हल्दी का उपटन लगाया जाता है, त्वचा निखर आती, तो मुझे वो चीज याद आ गई कि वो भी एक चीज है, किया जाता था, है ना। और वैसे ही एलोवेरा है मंजरी ना, कि घर में ही होता है, तो इसको रोज लगाने से चेहरे के जो धब्बे हैं वो हट जाते हैं, चेहरा खिला खिला हो जाता है। एलोवेरा जेल जो है 1 चम्मच ले लें और इसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिला लें और फेस पर लगा लें, कुछ समय बाद ठंडे पानी से धो लें। तो ये भी एक तरीका है। वैसे ही एलोवेरा जेल का तो बहुत उपयोग है, जैसे एलोवेरा जेल को बेसन के साथ, हल्दी के साथ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से एलोवेरा तो है ही। बिल्कुल, आप ऐसे भी रात में जेल को लगा लें चेहरे पे और सो जाएं, सुबह उठ के धो लें तो भी बहुत अच्छा रहता है। और भाई नींबू के रस में शक्कर मिलाकर त्वचा पर मसाज करते हुए लगाते हैं अगर, तो वो बढ़िया, शक्कर जो होती है ना दानेदार होती है, तो स्क्रबर का काम वो बढ़िया उसके साथ मिलके करती है, तो वो भी आपकी स्किन को ग्लो करेगा, है ना। उसी तरह से अगर घर में स्क्रबर बनाना चाहते हैं तो चावल का जो आटा होता है उसको थोड़ा मतलब बारीक ना, महीन ना पिसवाएं, बारीक थोड़ा सा दरदरा पिसवाएं और उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लें, कच्चा दूध मिला लें, थोड़ी सी हल्दी मिला लें, तो वो भी बहुत अच्छा स्क्रबर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। और जैसे कच्चे दूध की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि वो आपके जो अंदरूनी जो मैल होती है उसको भी निकाल देता है। कच्चा दूध और नींबू निचोड़ करके लगाते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं टोनर और क्लींजिंग का काम करता है, स्किन टाइट कर देता है वो। और स्किन यदि धूप में खराब हो गई है तो टमाटर के रस में दही, थोड़ा सा केसर और थोड़ी सी मलाई मिलाकर चेहरे, गर्दन और हाथों पर 20 मिनट तक लगा कर रखें, फिर पानी से साफ करें। तो भाई इससे भी त्वचा निखरती है ना, क्योंकि सब चीजें आपके घर में रहती है। बस केसर कभी कभी नहीं हो पाता है तो लेकिन अगर केसर हटा दीजिए, अगर है तो लगाइए, नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए। बिल्कुल है ना। और इसी तरह अगर जैसे आप धूप में जा रहे हैं ना, तो सनस्क्रीन आप लगा लें, लोशन लगा लें, क्रीम, और खुले अगर हाथ आपके हैं तो ग्लव्स पहन लें, चेहरे पे कपड़ा बांध लें ना। और गर्मियों में खासकर जो होंठ होते हैं वो भी सूखे सूखे हो जाते हैं, तो लिप बाम जैसा कुछ आप लगा लें। और तो नहीं लिप बाम है तो आपके घर में देसी घी है, वो सबसे अच्छा है। क्या बात है। आप दूध का, जैसे दूध का भगोना खाली करें तो किनारे मलाई चिपकी रहती, तो वो आप लेके लगा सकते हैं। बल्कि ओठों पे क्या, हाथ में भी लगा लीजिए, तो मुंह पे भी लगा सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा सा काम करता है। और जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, फिर आप ठंडे पानी से अपने चेहरे, हाथ पैर को धो लीजिए, तो उससे भी गर्मी से राहत मिलेगी। और 4 से 5 लीटर पानी तो आपको पीना ही है ना। बिल्कुल। और जब चेहरे की चमक के लिए तो खासकर पानी पीना तो हर मौसम में जरूरी है। और धूप से बचना है तो भाई छाता है, स्कार्फ है, कैप किस लिए आखिर, इनको लगा के निकलिए। और अभी तो लोग तारीफ करेंगे आपके चेहरे की ना। जी। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या
तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। तो भाई बहुत खूब, बहुत प्यारा गीत था। यानी तुमने अपने आप ही कह डाला। चलो ठीक है, प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ चुका है, तो लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहेली।